अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ख़वातीन हज़रात, आज जिस मौजू पे आपसे गुफ्तगू करने लगा हूँ, इस मौजू को कम से कम इस जो फोरम है जिसमें मैं मुख्तलिफ़ किस्म की गुफ्तगूएँ आखिर ज़मान के हवाले से या और दीन के हवाले से करता हूँ, मैं बहुत कम करता हूँ। किसके लिए? पाकिस्तान टेलीविज़न या दीगर चैनल्स जो हैं और उनका फोरम जो है वो मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन ये एक मामला ऐसा बड़ा है और इसकी बहस इतनी बड़ी बन चुकी हुई है कि मैं चाहता हूँ कि बहुत हद तक आपके साथ इस गुफ्तगू करके अपना नुक्ता नज़र पेश कर सकूँ। गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान टेलीविज़न पर तुर्की का एक ड्रामा अर्तुगरुल जो है उसको दिखाया जा रहा है, जो कि तुर्क तारीख के इस किरदार के बारे में है। और उसके ऊपर सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग जिन्होंने 40 साल से पाकिस्तान के अवाम के मिजाज को तबाह करने, उनके किरदार को ख़राब करने और उनको ऐसे मीडिया के हवाले करने का काम दिया था कि जिससे उनकी अखलाकियात तबाह हो जाएं, उनकी पर्सनल ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, उनके घरों के अंदर फसाद पैदा हों, उनके इमेजेस जो हैं वो ख़ास तौर पे भारत के उन शहरों या उन मज़ाहब के उन हवालों से बन जाएं, जैसे दिवाली होती है, जैसे होली होती है, जिस तरह के सारे मामला जो हैं उसमें वो रच बस जाए। मैं थोड़ा सा आपको पाकिस्तान की इस ड्रामा की तारीख की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ। असल में मैं 17 साल के करीब पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए ड्रामा लिखता रहा हूँ। मेरा सबसे पहला ड्रामा जो था वो असल में पालेशाह था, कि जो मैंने तकरीबन आधा लिखा था, क्योंकि वो लिख नहीं पा रहे थे। जमाल शाह जो है डिप्टी कमिश्नर का किरदार, तो वो मैंने उनके साथ मिल के लिखा था। उसी साल तकरीबन 6-7 महीने के बाद मेरा ड्रामा रोज़न आया था, जो नफ्सियाती मसाइल के हिसाब से था। इसके बाद एक ड्रामा आया था मेरा गर्दबात, जो कि बहुत बड़े ट्राइबल सोसाइटी के हवाले से जिस तरह का अर्तुगरुल ड्रामा है, इसीलिए मैंने वो ड्रामा जो है उसको छापा भी था और वो आज संगे मील के पास उसकी किताब भी मिलती है, जिसके आखिर में मैंने लिखा था कि ये ड्रामा छापने का बुनियादी मकसद ये है कि लोग अक्सर समझते हैं कि किताब में जो इतना कुछ लिखा गया है वो अगर अच्छा डायरेक्टर होता तो वो उसको बेहतर बना सकता, या किताब में तो कुछ नहीं, ये तो डायरेक्टर का कमाल है। तो मैंने इसमें लिखा था कि मुझे किसी एक कारीन के किसी एक जवाब का इंतज़ार है, और मेरी ख्वाहिश थी कि उसको इस सतह पर ड्रामा का बनाया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। उसके बाद मैंने 3-4 ड्रामे और भी लिखे, जिनमें कफस है, काफिला है, और उसके बाद शहरजाद है। मेरे कुछ 6 सीरियल्स आई हैं, 50 के करीब ड्रामे जो हैं वो मैंने BTV पे मेरे ड्रामे नशर हुए। आखिरी ड्रामा 2007 में था, जिसके ऊपर मुझे PTV अवार्ड भी मिला बेस्ट प्ले राइट का, वो 2007 में आया था और उसका नाम था दिल की दहलीज पर। बहरहाल कहने का मकसद मेरा था कि मैं एक ले मैन की हैसियत से, एक इसे कहते हैं ना उस तरह के आदमी की हैसियत से आपसे मुखातिब नहीं हूँ। मैं अपनी बैकग्राउंड बताना अगरचे कि मैं अक्सर औकात नहीं बताया करता, लेकिन ये ड्रामे एक मकसद के तहत मैं लिखता था, और उस मकसद बुनियादी तौर पर यह था कि कहीं कहीं मैसेज जो है उसको लोगों तक पहुँचाया जाए। लेकिन हुआ ये कि वक्त के साथ साथ मैं समझा कि बराह रास्त गुफ्तगू ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि उसमें आप पकड़ाई भी जा सकें। मतलब अगर फैज़ अहमद फैज़ से पूछें कि आपने एक नज़म लिखी थी यूब खान के ज़माने, तो वो कहेगा नहीं, ये तो मैंने हिटलर के ज़माने में लिखी थी। या हबीब जालब से कहें, हबीब जालब खैर भारत फिर भी बहुत हद तक पकड़ाई देता था, क्योंकि वो बताता था कि मैंने आपके खिलाफ लिखी, और नाम भी लिखता था। तो इसी तरह ड्रामे का भी मामला है कि आप बात तो कर जाते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर आपका जो सच होता है उससे निकलने के रास्ते बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए आप उस सच के साथ खड़े नहीं होते अक्सर का। तो इसलिए मैंने कॉलम का रास्ता अख्तियार किया और तहरीर का, बराह रास्त तहरीर का रास्ता अख्तियार किया, ताकि आपसे बराह रास्त बात की जाए। आज ये जो ड्रामा हमारे सामने है, इस ड्रामे के ऊपर सबसे ज़्यादा शोर जो है वो मचा रहे हैं पाकिस्तान का सेकुलर और लिबरल, दुनिया का। बल्कि आप हैरान होंगे कि कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि BBC ने अपनी साइट के ऊपर इस ड्रामे के हीरो हीरोइन की ज़ाती ज़िंदगी को उछाला और कहा हो कि ये वहाँ तो बड़े मुसलमान बनते हैं और यहाँ जो है इस तरह के हैं। कभी उन्होंने कलपट्रा की, एलिज़ाबेथ टेलर की 9 शादियों वाली ज़िंदगी को उसके साथ कंपेयर किया। कभी उन्होंने जो था जिस अमर मुख्तार बने थे एंथनी क्वीन, उसकी ज़ाती ज़िंदगी को कभी डिस्कस किया। कभी हंचबैक ऑफ नॉत्र डैम के साथ वो खातून जो थी फेमस क्लाडिया कॉर्नल और इस तरह की 2-3 ख़वातीन, बर्शी बारदूत की ज़िंदगी को उन्होंने डिस्कस की, और बहुत सारी चीज़ें। ज़ाती ज़िंदगी को हमेशा अलग लेते हैं, लेकिन जैसे ही एक मुसलमान का इमेज बनने की कोशिश होती है तो उसकी ज़ाती ज़िंदगी को डिस्कस करना चाहिए, और ये भी चलन थी जिसकी वजह से हुआ ये है
कि पाकिस्तान के ड्रामे की तारीख को खास तौर पर परवेज मुशर्रफ के बाद से एक तबाही के रास्ते पर डाला गया। ज़िया उल हक के ज़माने में ड्रामा जो था अपने एक मुनासिब कंट्रोल में था, लेकिन उसकी खराबी ये थी कि वो जो माहौल और जो सूरत हाल लोगों को देता था, जिस तरह के हालात बताता था, उसने हमारे माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन पैदा कर दिया और गरीब आदमी का सांस लेना मुश्किल हो गया। मगर हम कहा करते थे, फातिमा सरिया बजिया और सिया मईन से उस वक्त भी कहा करते थे कि आपने ये जो मेहंदी की रस्में और इस तरह की चीज़ें शुरू की हैं, ये माशरे के अंदर एक ऐसा बिगाड़ पैदा करेगी कि कल को लोगों के लिए जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। और वही हुआ, आज शादी की तकरीब पर अगर 1 लाख रुपया खर्च होता है तो मेहंदी की तकरीब जो है 5-5, 6-6 लाख रुपए की होती है। और फिर उसको देख के गरीब आदमी की बच्चियां जो हैं वो बिल्कुल जैसे कहते हैं अफसरदा से होकर रह जाती हैं कि ना नौमन तेल होगा और ना रादारा चाहिए, ये वाली कैफियत पैदा। इसी तरह जुल्फकार भुट्टो के दौरान ने फिल्म को बिगाड़ने की कोशिश की। आप अंदाजा करें कि भुट्टो के दौर में 74 में एक फिल्म आई थी खतरनाक। उस खतरनाक फिल्म के अंदर कुछ ऐसे सीन्स थे जो फोश थे, जिनको उन्होंने आगे चलने दिया। फिर उसके बाद एक फिल्म आई खानदादा, फिर उसके बाद एक और ज्यादा आती रही और फिर हमारा जो फिल्म थी उससे लोग रूठ गए। थिएटर को बिगाड़ा गया, उसके अंदर फोश जुगतें शामिल की गई, गंदे गलीज डांस शामिल किए गए और इस तरह वो भी आहिस्ता आहिस्ता चलती चली गई। एक टेलीविजन चैनल ऐसा रह गया था जिस पर थोड़ा सा कंट्रोल था। उस टेलीविजन चैनल के अंदर जब प्राइवेट प्रोडक्शन शुरू हुई है, फिर मुशर्रफ के ज़माने में, आप अंदाजा करें गुज़श्ता 30 सालों में हमने जो ड्रामा पेश किया वो इतना तल्ख है कि मुझे बात करते हुए भी तकलीफ होती है कि उस ड्रामे के अंदर कभी एक खामन जो है उस साली के साथ, बहनोई जो है साली के साथ उसके तल्लुकात हैं, चचा भतीजी के साथ तल्लुकात हैं, दोनों मियाँ बीवी जो है वो एक बीवी जो है किसी और के साथ है, दूसरी बीवी, कभी ऐसा नहीं होता था। बुनियादी तौर पर मसला ये है, ये दुनिया के अंदर एक किरदार मौजूद होते हैं, लेकिन जो लिखने वाला होता है, क्योंकि मैं एक प्रैक्टिसिंग लिखने वाला, तो वो एक किरदार तख्लीक करता है, एक नेक आदमी का किरदार तख्लीक करता है, एक ऐसे आदमी का किरदार तख्लीक करता है कि जिसको बुराई की दावत दी जा रही है लेकिन उस तरफ माइल नहीं होता। वो उस किरदार को फिर कामयाबी की मंजिल की तरफ लेके जाता है, वो उसको दुनिया के अंदर सक्सेसफुल दिखाता है। वो बताता है कि एक आदमी ईमानदार ताजा भी बहुत बड़ी जिंदगी है, खूबसूरत और कामयाब जिंदगी गुजार सकता है। वो बताता है कि एक बीवी के साथ लॉयल और मोहब्बत करने वाला खामद भी जो है वो भी अपनी जिंदगी के अंदर भरपूर एंजॉय कर सकता है, उसके अंदर जिंदगी भरपूर मोहब्बत से हो सकती है। वो बताता है कि एक बेटी जो है वो किस तरह बाप के सामने अपने सरनगू रहती है और अपने ख्वाहिशात को बाप के एहतराम के ऊपर कुर्बान करती है और उसका अजर उसको अपनी जिंदगी में मिलता है कि उसकी औलाद उसके सामने ऐसे झुकी हुई मिलती है, ऐसे सरफजूद होती है, ऐसे उसका हुक्म मानती है। ये सारी चीजें क्रिएट की जाती है। इसलिए जो मिंटो से मुझे बुनियादी इख्तिलाफ यही है कि मिंटो ने पूरी जिंदगी 2 तरह के किरदार शुरू किए। एक उसने ये किरदार लिया कि एक मौलवी है जिसके अंदर एक शैतान छुपा हुआ है और एक तवाइफ है जो एक इंतहाई शानदार नेक किस्म की औरत अंदर से, लेकिन उसको तवाइफ होने पर मजबूर किया जाता है। यानी इसका मतलब ये है कि आपको ढंग की कोई ऐसी तीनत किस्म की तवाइफ नहीं मिल सकी दुनिया के अंदर और आपको कोई शरीफ मौलवी नहीं मिल सका। तो ये बेसिकली किरदार खुद तख्लीक किए जाते हैं, इसलिए दुनिया में मिलते नहीं। इसलिए इन किरदारों का सारा जो ठेका वो हिदायतकार के ऊपर, अदाकार के ऊपर तो नहीं होगा, राइटर के ऊपर होगा। इसलिए राइटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अर्तुगरुल से आने से पहले आपको याद होगा कि बहुत बड़ा ड्रामा जो था जिसमें वो हमारे दोस्त खलील रहमान कमर जो हैं उनका वो 2 टके की औरत वाला डायलॉग बहुत चला था, जिसके ऊपर पाकिस्तान की तमाम ख्वातीन की हुकूक निस्वा की माहिरीन जो थी वो उठ के खड़ी हो गई थी कि ये इसने औरतों की तौहीन की है। पता नहीं, एक लंबी बहस चल रही थी, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, इसलिए कि बुनियादी तौर पर जो एक दूसरे को धोखा है वो सिर्फ मर्द नहीं देता। हर बात है, मर्द किसी औरत के साथ मिल के धोखा दे रहा होता है, वो किसी गधी से या किसी घोड़ी से तो मोहब्बत नहीं कर रहा होता है, उसको लव लेटर तो नहीं लिख रहा होता बहसीत एक खामन के, एक अच्छी बीवी के, वो भी किसी बीवी या किसी और की बेटी के साथ ताल्लुकात सुधार कर रहा होता है और अपना घर खुद उजाड़ रहा होता है, तो वो औरत उसके अंदर बराबर की शरीक होती है। तो इस बहस को जहां से खत्म करते हुए इन लोगों ने ये चीज दिखाई, ये ड्रामा आया था। अब इस ड्रामे के बाद हुआ ये कि एक बहस तब चलना शुरू हुई, तो उस बहस के अंदर लोगों ने कहा हम उसका बाइकाट करते हैं, हम इसका बाइकाट करते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं। अभी इस बहस में उलझे हुए थे कि अर्तुगरुल ड्रामा आ गया। अब पहली बहस ये की गई कि अर्तुगरुल ड्रामा जो है हमारी तारीख नहीं है, हमारा इलाके की चीज नहीं। एक बात याद रखें, इस दुनिया में कोई किसी इलाके का नहीं होता, हर बंदा जो है वो, मैं पहले भी आपसे बहस कर चुका हूं, वो कहीं बाहर से आया हुआ है। और दूसरी बात यह है कि दुनिया अब हीरो से यूनिवर्सल हो चुके हुए हैं। कभी किसी ने कहा
कि क्लेओपेट्रा तो काली थी, आपने एलिजाबेथ टेलर जो है इतनी शानदार गोरी खूबसूरत औरत को क्यों बनाया? एंथनी जो है वो तो इटालियन बोलता था, उसको अपने अंग्रेजी कैसे बुला रहे हैं? अब बैसेट फिल्म जो है उसके अंदर शानदार हजरत हमजा का जो किरदार अदा किया है उसको एंथनी क्वीन को अवार्ड क्यों दिए जा रहे हैं? इसी तरह कौन सी ऐसी जगह है जहां से किरदार उठा के उन्होंने ड्रामे नहीं बनाए? आप सोच सकते कि यूरोप के उन किरदारों के अंदर जो कि शैंडल लिस्ट मसलन जो है पोलैंड के उन यहूदियों के ऊपर जो अपने ड्रामे बनाए, फिर उसके बाद तिब्बत के लोगों पर, दलाई लामा पे आपकी फिल्में चली, ये वो चीजें थी कि जो पाकिस्तान के अंदर मुस्तकिल तौर पर बाहर से ला के ड्रामे यहाँ पर रखे जाते थे, दिखाए जाते थे। मैं जब बच्चा होता था तो पाकिस्तान टेलीविजन पर स्टार ट्रैक दिखाई जाती थी। मैं जब बच्चा होता था पाकिस्तान में 60s के अंदर 70s के अंदर पाकिस्तान में हर इतवार को एक अंग्रेजी फिल्म दिखाई जाती थी और दूसरी इतवार को उर्दू फिल्म दिखाई जाती थी। वहाँ लिटिल हाउस ऑन द प्रेरी दिखाई जाती थी। वहाँ वो तो जो मगरब की चीजें हैं वो दिखाई जाएं उस पर कोई एतराज नहीं। वो कार्टून तक दिखाए जाते हैं कि जो खालिसतन लोगों के जहन को खराब करने के लिए बनाया जाए। मतलब इतना ज़हीन है यूरोप का कार्टून बनाने वाला कि टार्जन जंगल में रहता है, लेकिन सुबह सवेरे उसके नाई जो है उसकी शेव करता है कि कहीं दाढ़ी वाले का अहमद जो है बच्चों के जहन में ना आ जाए। इसी तरह उसके साथ जो औरत होती है वो जिस तरह के कपड़े पहन के आती है, वो कपड़े जो हैं वो एक आम किस्म की खतून जो है वो एक तैराकी के लिबास होते हैं। इसलिए जब वो समझते हैं कि जब ये बच्चा जो है किसी साहिल पे जाए तो उसको इस तरह की जो है बराना नीम बराना किस्म का लिबास नजर आए तो उसको बुरा ना लगे। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ये तिलिस्मी कालीन कहाँ से आया, ये अलफ लैला कहाँ से आई, ये अलादीन का चिराग कहाँ से आया, ये संतबाद जहाजी कहाँ से आया? ये सब तो मुसलमानों की मीरास थी और उन्होंने उसको खास तौर पे अपने बच्चों के लिए लिया, फिर उसके साथ उसको आगे बढ़ाया। हमारा मसला यह है कि एक ऐसा ड्रामा कि जिसने हमारी असास के साथ हमारा रिश्ता जोड़ा। आप अंदाजा करें कि तुर्कों के मामले में आप अंदाजा करें कि इस अर्तगल का बाप जो है सलमान शाह, जिसके पोते ने फिर खिलाफत उस्मानिया कायम की थी और खिलाफत उस्मानिया 600 साल तक कायम रही थी और इसका रोब और दबदबा ऐसा था कि पूरा यूरोप से काम था। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 2 है, ये आर्टिकल 2 सेकुलरिज्म की बुनियाद इसलिए बन जाता है कि खिलाफत उस्मानिया के लोगों को उन्होंने खत लिखा था, एग्रीमेंट किया था कि हम तो क्रिश्चियन नहीं हैं, हम तो क्रिश्चियन यूरोप के साथ नहीं, हमारे जहाज़ों को अपने जो ट्यूनिस और मराकश के इलाके से गुजरने दे। और वहां से वो कहते हैं कि हमने तो उस वक्त कह दिया था कि हमारा मजहब के साथ कोई ताल्लुक नहीं, उस एग्रीमेंट की बुनियाद पर। तो इतनी ताकतवर सल्तनत कायम की। उस सलमान शाह का जो मकबरा है, ये फरात का किनारा, जब फरात का दरिया जब शाम में दाखिल होता है तो 60-70 किलोमीटर के करीब उस फरात के अंदर वो डूब के बेचारे उसी जंग के दौरान शहीद हुए थे, तो उनका मकबरा उस फरात के किनारे बना दिया गया था। हलब से थोड़ी दूर है। तो जिस वक्त एग्रीमेंट हो रहा था फ्रांस और इत्तेहादी फौजों के दौरान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुर्कों का, जिसे ट्रीटी ऑफ लुज़ैन कहते हैं, तो उसके अंदर एक शिक शामिल की गई थी कि ये इलाका 1-1.5 एकड़ का जो इलाका है जहां सलमान शाह का मकबरा है, इस सलमान शाह के मकबरे के ऊपर तुर्की का झंडा लहराएगा, ये तुर्की की सरजमीन तस्वर होगी और इस जगह तुर्क अपने गार्ड रखेगा। आप अंदाजा करें कि 73 तक की मकबरा वहीं रहा। फिर वहां पर एक डैम बनने लगा तो उस मकबरे को थोड़ा सा इधर कर दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया, थोड़ा सा 25-30 किलोमीटर पे आ गया। उसके में भी तुर्की की जो हुकूमत थी उन्होंने शाम की हुकूमत के साथ मिलकर ये काम किया। लेकिन 2015 में जिस वक्त इस मकबरे के ऊपर तुर्क गार्डों के ऊपर हमले का अल्टीमेट दाइश ने दिया, तो आप अंदाजा करें कि तुर्क फौज 60 टैंकों, पख्तरबंद गाड़ियों और कई हजार सिपाहियों को लेकर वहां पहुंची। उन्होंने रातों रात उस मकबरे को, सलमान शाह के मकबरे को पूरा जमीन समेत उखाड़ा और उखाड़ के तुर्की के बॉर्डर के पास कुबानी के सामने सिर्फ 2 किलोमीटर बल्कि 1 किलोमीटर से फासले से उस पर नस्ब कर दिया ताकि ये शाम की सरहद में रहे, वहां तुर्की का झंडा लहराता रहे और सामने जो बॉर्डर के ऊपर हमारी फोर्सेज है उसकी निगरानी कर सकते। इस तरह की मोहब्बत की, इस तरह की मोहब्बत। उसके बाद जो अर्तगल ड्रामा जो बना है, अब सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान का टेलीविजन उसके साथ ज्यादती कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर वो सारी तहजीब बताई गई है। आप रवाना कब होंगे? मैं सुबह नमाज के बाद रवाना होंगे। पाकिस्तान का टेलीविजन उर्दू में तर्जमा करते हुए कहता है सुबह के वक्त रवाना हो जाएंगे। वो कहता है कि मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, वो उसका जिक्र गोल कर दिया जाता है। मैं दुआ कर रहा हूँ तो दुआ को जिक्र गोल कर दिया जाता है। इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीजें इस्लामी इस्तिलाहात हैं, उनको वहां से खत्म किया गया। लेकिन जिन्होंने अंग्रेजी में देखा है वो समझते हैं कि जाहिर बात है कि वो उसके अंदर इस्लाम कैसा, कि वक्त के ऊपर क्या सूरत हाल बननी है और उस वक्त के ऊपर कौन सी दुआ करनी है। यहाँ तक कि पाकिस्तान का बच्चा जो है वो बीमारी के अंदर ये बच्चों वालिदैन से कहने लग गया कि इसको यासीन पढ़ के सुनाएं, इसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। अभी मैं पिछले एक प्रोग्राम में था तो बच्चे बता रहे थे कि वो इस तरह की बातें करने लगे। जिन बच्चों को 40 साल
ये दिखाया गया कि भगवान की पूजा करते हैं, उसकी आरती उतारते हैं। वो सास की कभी बहू थी और संजीवनी जैसे ड्रामे जिनके दिलों में घर किए गए, उन लोगों के बच्चों जो अक्सर खुद बच्चे सवाल किया करते थे कि शादी तो होगी तो फेरे कब होंगे, उन बच्चों के दिलों में जिस ड्रामे ने घर करना शुरू किया तो दिलों को बहुत कहते हैं ना वो तकलीफ होना शुरू हुई है। और हर सेकुलर हर लिबरल जो है इसके बारे में चीख रहा है। कहने का बुनियादी मकसद ये है कि इस दौरान कुछ लोग जो उलमा के पास भी गए और फतवा लेने की कोशिश की, और हमारे उलमा सादा लोग चारे उलमा, उनको इसको फतवा देना ही नहीं चाहिए था। ये एक ऐसी कैफियत है कि जो इस वक्त जंग की कैफियत है। जंग का असला जो है वही इस्तेमाल होता है जो दूसरे के पास असला होता है। ये नहीं हो सकता कि तलवार हो तो आप मुकाबले पे तलवार की जगह आप बंदूक को ले आए और आप तलवार के साथ चलते रहें। इस वक्त मीडिया की वॉर सबसे बड़ी वॉर है। मीडिया की वॉर के अंदर ड्रामा सबसे बड़ा हथियार है। पूरी कोल्ड वर्ल्ड वॉर जो है अमेरिका ने सिर्फ फिल्म की बुनियाद पे जीती है। उन्होंने वहां पर बहुत लंबी सीरीज बनाई जेम्स बॉन्ड की जो रशिया के खिलाफ थी, और रशिया के माहौल को गलीज तरीन और जालिम तरीन माहौल बना के पेश किया। 13 सीरीज बनी, उसके बाद कई सीरीज बनी। उन्होंने वियतनाम में शिकस्त खा रहे थे, उन्होंने रैम्बो बनाई, अमेरिकियों को बताया कि हमारा एक रैम्बो जो है वो पता नहीं कितने 100 पे भारी हो जाता है। उन्होंने हीरो वर्शिप क्रिएट किए। इसलिए आपसे कभी किसी ने पूछा कि पाकिस्तान में जो केबल आ रही है जिसके अंदर फोश डांस है, जिसके अंदर माई पेंट भी सेक्सी से लेके पता नहीं क्या क्या कुछ है, उस पर फतवा दे, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसलिए कि ये जंग थी, ठीक है, फतवा यकीनन मैं भी समझता हूँ कि जब एक इस्लाम की हुकूमत आएगी तो उस वक्त जाहिर बात है कि इन चीज़ों के का तस्वर ही बिल्कुल और बदल के रह जाएगा, एक और तरह का मीडिया वजूद में आएगा। लेकिन जब जंग हो रही हो तो मैदान जंग के अंदर फतवा नहीं कम से कम देना चाहिए था। बहरहाल अल्लाह ताला आपको इसका भी अजर देगा कि आपने नेक नीति के साथ ये फतवा दिया और आपसे मांगा। शरारत उन लोगों की थी जिन्होंने आपसे फतवा मांग के आपको बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन बुनियादी तौर पर जिनसी फिल्में देख के और बाकी चीज़ें देख के और गंदा गलीज म्यूजिक सुनने से बेहतर है कि अर्तगल देखा जाए। आखिर में एक रूपर्ट मर्डॉक की एक डॉक्ट्रिन आपको सुनाता जाऊं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूपर्ट मर्डॉक जो है ये न्यूजीलैंड से चला था और उसने एक बहुत बड़ी एम्पायर बनाई। इस वक्त दुनिया का मीडिया जो है वो 5 बड़ी जो है कंपनीज के पास है, 97% मीडिया, जिनमें 3 बड़ी के पास तकरीबन 80% बनता है। उनमें से एक सबसे पहले वॉल्ट डिज्नी है, दूसरे नंबर पर रूपर्ट मर्डॉक की न्यूज कॉर्पोरेशन है। रूपर्ट मर्डॉक ने अपने लोगों को 4 चीजें बताई थी मुस्लिम उम्मा के खिलाफ और बाकी दुनिया को काबू करने के लिए। उसने कहा था नंबर 1 बात यह है कि तमाम म्यूजिक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कर दो। अगर आम सादा साज रहेंगे तो लोग आराम से जिंदगी गुजारेंगे, सुकून से बैठेंगे और सुकून से गुफ्तगू करेंगे। नंबर 2 उसने कहा था कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाओ कि ये जनाब ये कोरोना फलाने फैला दिया है, ये अमेरिका के बगैर कोई बंदा जीत नहीं सकता जंग, अमेरिका आएगा तो वो जो है वो आके पाकिस्तान में हुकूमत लेके आएगा, अमेरिका ही उतारता है अमेरिका, ताकि लोगों को अपनी ताकत पे यकीन न रहे और दूसरा लोगों को अल्लाह ताला की ताकत पे भी यकीन न रहे। क्योंकि हर बात है वो कहेंगे जी ये यहूदियों ने बनाया है, ये फलां ने बनाया है, ये यहूदी ऐसे करते हैं, ना खुद बदलने के लिए तैयार हो और ना अल्लाह तबारक व तआला की जो है उसकी ज़ात पे उस पर एतमाद उनका हो। और तीसरी बात उसने ये कहा था कि मलाइन करो, यानी उनको गंदा करो उन शख्सियात को जो किसी मुस्लिम माशरे के अंदर पैदा होती हैं और वो लोग उस पर एतमाद करने लगते हैं। लोग समझते हैं वो अच्छे किरदार का आदमी है, लोग समझते हैं वो कोई दयानतदार है, लोग समझते हैं कि उसके पीछे चलना चाहिए, वो सच बोलता है, तो ऐसे शख्स को गंदा करो। और चौथी चीज़ ये थी कि आहिस्ता 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 लोगों को फोश का आदी करो। हमारे मुल्क का पूरी दुनिया में फोश का आदी किया गया, इसको कहते हैं डीसेंसिटाइजेशन। आज से बहुत अरसा पहले अगर छोटी सी पाँव से पिंडली का थोड़ा सा हिस्सा भी दिखाई देता था तो शोर मच जाता था। आज एक लड़की अपने बाथरूम से निकलती है और अपनी टांग दिखा के कहती है कि फलां क्रीम ने मेरी टांगें कितनी मुलायम कर दी। मेरा सवाल है, जो कहते हैं हम रियलिटी पेश करते हैं, दुनिया के महज़ब तरीन ममालिक में भी, शानदार किस्म के मॉडर्न तरीन आदमी के घर में भी कोई बेटी अपने बाप के सामने, अपने भाई के सामने, यूरोप में, अमेरिका में, पाकिस्तान को छोड़ो, कभी अपनी टांग ऐसे ला के बाप को दिखाती है कि मेरी बाप मेरी टांग देखो या मेरा बेटा मेरी टांग। लेकिन हम मीडिया पे देखते हैं और खामोशी से सो जाते हैं। हमें इस हद तक डिसेंसिटाइज कर दिया गया है, इस हद तक बेबहरा बना दिया गया है। वाखिर दावाना